नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उनकी पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अगली कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। छात्रों, यह कविता सुप्रसिद्ध लेखक कवि रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडियाकर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनके दर्द को इस तरह झकझोर देता है कि उनकी बेबस आंखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। यह कविता समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उनके व्यवसायीकरण करने को दर्शाती है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है और उसका व्यावसायिक लाभ उठाना चाहता है। इससे पहले कि हम कविता की शुरुआत करें, आइए हम कवि रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार के सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी देखने को मिलती है। ऐसे तो इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख काव्य संकलन इस प्रकार हैं: सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में कविताएं लिखी। तो ये इनका जीवन परिचय था। आइए हम आज इनके द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज की शुरुआत करते हैं। कविवर लिखते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए वे कहते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं, अगर आप अपाहिज हैं तो अपाहिज क्यों हैं? आप अपना दुख बताइए। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अक्षम व्यक्ति को लाकर किस तरह के प्रश्न उससे पूछ रहे हैं। आगे लिखते हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा,
हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि कहना चाहते हैं कि आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति टेक्नीशियन की ओर इशारा करता है और कहता है कि कैमरे पर इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करो। एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी व्यक्त करना नहीं, बल्कि उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुण एवं दया की भावनाओं को जागृत कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है। फिर उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या, सोचिए सोचिए, बताइए। कवि कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। वह इस दुख को भोगकर कैसा महसूस करता है। जैसा अमानवीय प्रश्न हद की पार कर जाता है। वस्तुतः जो दुखी है वह स्वयं ही इतना आहत होता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावनाओं को कुरेद कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना ही है। अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे आप। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रोने का करते हैं इंतज़ार। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है, आपकी अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है, जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल एवं प्रभावशाली बनाना है। कवि यहाँ स्पष्ट करता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता से संभवतः परेशान ना हो, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरन उसे इसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी इसके प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता मानी जाएगी। इस प्रकार वह उसके जख्मों को कुरेद कर उसे रोने पर विवश कर देता है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसकसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा, एक और कोशिश, और जब वह अपनी बातों से उसे रुला देगा, उसके जख्मों को कुरेद कर जब उसे रुला देगा, तब उसकी फूली हुई आँखों को कैमरे को नज़दीक करके लाकर उसकी आँखों को वह दर्शाने का प्रयास करता है। कवि आगे कहता है, कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमासाहट अर्थात पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है।
उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा या मनस्थिति एक जैसी हो जाएगी। बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। अर्थात प्रस्तुतकर्ता अपनी बातों से उसे भरपूर रुलाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसको देखकर जो दर्शक हैं उनके अंदर भी करुणा की भाव जगे और वह भी उसके साथ रोए। और जब ऐसा नहीं होता है तो वह कहता है बस करो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अर्थात कवि के अनुसार टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इससे अमानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि ने, जो कि स्वयं भी एक पत्रकार रह चुके हैं, उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में मीडिया कर्मियों, समाचार चैनल के लोगों की संवेदनहीनता को दर्शाया है। उन्हें उनके दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी टीआरपी, अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता की ज़्यादा चिंता होती है और कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाने में वह इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बातों से रोने, बिलखने के लिए विवश कर देते हैं। तो सच में ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। हमें ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। संवेदनहीनता कतई नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे लोग भी समाज के ही लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। हम सरेआम टीवी पर लाकर उनकी अपंगता, उनकी विवशता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अतः यह कविता हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्या समाज के प्रबुद्ध नागरिक होते हुए क्या हमारा यही कर्तव्य है? क्या समाज के दिव्यांगों के प्रति हमारी यही भावना है? निश्चित तौर पर नहीं। तो आइए इस कविता से प्रेरणा लेकर हम ऐसे निशक्त दिव्यांग भाइयों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करें, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ें और उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुझे उम्मीद है कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी यह छोटी सी कविता आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गई होगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, समाज में दिव्यांगों के प्रति मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता को प्रकट करना, यह निश्चित तौर पर कविता पाठकों के अंदर ऐसी भावनाओं को सृजित करेगी और हमारे अंदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम भावना निश्चित तौर पर बढ़ाने में सहयोग करेगी। मुझे उम्मीद है आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। अगली कक्षा में अगली कविता के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।